एमके इन्वेस्टमेंट मैनेजर्स के मनीष सुंथालिया। मनीष सर, बहुत शुक्रिया आपका समय देने के लिए। स्वागत है आपका 18 आवर्स स्वदेश पर। सर, डर का माहौल काफी ज्यादा, और भले ही कोई ये कहे कि नहीं हम डायरेक्टली लिंक्ड नहीं है, ऐसी बात तो है नहीं। क्रूड अगर भड़केगा तो निश्चित तौर पर हमारे सारे जो अभी तक मैक्रो सही दिखाई दे रहे थे ये चरमराते हुए नजर आएंगे। आपकी राय क्या है सर बाजार को लेकर? $90 क्रूड तक इंडिया में कोई प्रॉब्लम नहीं है, पर $90 के ऊपर बैलेंस ऑफ पेमेंट का इशू सामने दिखेगा हमें। सो आशा तो यही करते हैं कि $90 के नीचे क्रूड का स्तर रहे। और एक चीज और समझने वाली बात है कि जब भी पहले भी लड़ाई हुए हैं, गल्फ वॉर हुआ या दूसरे वॉर्स हुए हैं, तो एक साल के भीतर जो डाउनफॉल होती है उससे बहुत ज्यादा रिकवरी होती है। तो ऐसा तो इतिहास में देखा गया है कि जब भी बहुत ज्यादा कोई गिरावट आती है ड्यू टू जियोपॉलिटिकल इश्यूज एंड पर्टिकुलरली वॉर, और इंडिया को बेसिकली इम्पैक्ट ऑयल प्राइसेस का ही रहता है। तो अभी जो $100 के पार है ब्रेंट क्रूड, वो इंडिया के मैक्रोस को इम्पैक्ट करेगा, इन्फ्लेशन को इम्पैक्ट करेगा। सो यहाँ पर आशा तो यही है, बिकॉज जब ये लड़ाई खत्म हो जाएगी तो ऑब्वियसली ऑयल प्राइसेस वगैरह करेक्ट करेंगे। तो थोड़ा मीडियम टर्म के पॉइंट ऑफ व्यू से मेरे हिसाब से तो लेना ही चाहिए। बहुत ज्यादा कोई मंदी का आसार मीडियम टर्म के पॉइंट ऑफ व्यू से तो नहीं लगता है। मुझे तो यही लगता है कि 24,000 के आसपास एक अच्छा लेवल है खरीदने का। बहुत ज्यादा पेसिमिस्टिक एनवायरनमेंट बना हुआ है, तो इसमें पहले भी देखा हुआ है कि ये पेसिमिज्म में जो भी लेते हैं वो अल्टीमेटली लॉन्ग टर्म में बेनिफिट करते हैं। तो मेरा तो यही मानना है, इट्स अ बाइंग मार्केट। ठीक है, ये बाइंग मार्केट है। और देखिए, होता यह है कि जब भी कोई ऐसी जियोपॉलिटिकल अनिश्चितता आती है, युद्ध का माहौल होता है, या फिर बड़े बड़े इवेंट्स बाजार ने पीछे छोड़े हैं और बाजार ने ऊपर की चाल दिखाई है, तो आपको बाइंग करनी है। लेकिन एक स्थिरता आ जाए तो ये बेहतर चीज निश्चित तौर पर होगी। मनीष सर, एक और चीज आपसे समझना चाहेंगे। हम देख रहे हैं कि बैंकिंग और फाइनेंशियल स्टॉक्स की भी काफी ज्यादा पिटाई हो रही है। क्या आपको इस बात के आसार अब बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं कि जो नेक्स्ट आरबीआई की पॉलिसी होगी उसमें दरें बढ़ाने का फैसला हो जाए आरबीआई की तरफ से? जब तक तेल के प्राइस को रीसेट नहीं किया जा रहा है, तो अभी तो पेट्रोल और डीजल के प्राइसेस कोई बढ़ नहीं रहे हैं क्रूड ऑयल के प्राइसेस तक, तब तक मेरे हिसाब से स्टेटस को ही रहेगा। क्योंकि अगर युद्ध कल खत्म हो जाता है, सपोज कर लीजिए, या अगले हफ्ते खत्म हो जाती है, या एक महीने के बाद खत्म हो जाती है, तो सडनली पूरी जो थीसिस है हाई ऑयल प्राइसेस की, वो नल एंड वॉइड हो जाएगी। तो मुझे नहीं लगता कि अभी इतनी जल्दी है आरबीआई रेट बढ़ाने के उसमें, जब तक तेल के प्राइसेस नहीं रीसेट होते। एक तो ये, और दूसरा कि स्टेटस को मेंटेन रहना चाहिए, ना तो कट होगा ना आपकी बढ़ोतरी होगी। बट $90 के नीचे इंडिया को बहुत ज्यादा कोई प्रॉब्लम है नहीं इन्फ्लेशन की। और इवन करंट अकाउंट डेफिसिट जो 2% के आसपास रहेगी $90 के क्रूड के प्राइसेस पर, बहुत ज्यादा कोई डैमेजिंग नहीं है। और इसका सिमिलर इम्पैक्ट आपके करेंसी पर पड़ेगा। 92 बहुत ज्यादा प्राइसिंग हो जाता है सब कुछ नेगेटिव $90 तक। तो स्टेटस को ही रहना चाहिए। अभी इतनी जल्दबाजी तो नहीं करनी चाहिए आरबीआई को रेट बढ़ाने के पॉइंट ऑफ व्यू से। राइट। नमस्कार मनीष सर, मैं सृष्टि बात कर रही हूँ। देखिए, ऐसे मार्केट के सेल ऑफ में एक पैनिक तो ज़रूर आ जाता है, क्योंकि ये सिर्फ आज का सेल ऑफ नहीं है, बल्कि पिछले पूरे हफ्ते हमने देखा है लार्ज कैप में तो बिकवाली है ही, धीरे धीरे करके तमाम वो सेक्टर्स गिर रहे हैं। आईटी से हमने कहीं ना कहीं फॉल देखी थी, पब्लिक सेक्टर बैंक्स ले लीजिए, मेटल काउंटर्स ले लीजिए, ऑटोज़ ले लीजिए, ये सब पार्टिसिपेट कर रहे हैं। ऐसे में अगर मीडियम टर्म में पोर्टफोलियो बनाना है या फिर एलोकेशन अपना बढ़ाना है, तो आपको कौन से ऐसे सेक्टर्स लग रहे हैं जहां पर इन्वेस्टर्स को मौके तलाशने चाहिए? तो अभी एनवायरनमेंट है पूरा एआई का इंफ्रा बिल्डअप का। सो पहले क्या है, प्रूफ ऑफ कॉन्सेप्ट होती है जब जीपीयू यूज होते हैं और एआई की जो स्थिरता है वो स्टैब्लिश हो गई है। और अब है बेसिकली एआई इंफ्रा बिल्डअप, तो उसमें जितने भी चीज लगेंगे। अब इसमें ऐसा है कि इंडिया के पास कोई जीपीयू प्ले तो है नहीं, और 50% जो एआई प्ले है वो जीपीयूज का है, वो तो बाहर से ही आने का है। 30% होते हैं रैंडम एक्सेस मेमोरी, रैम जिसको हम बोलते हैं, वो 30% प्ले है। और बैलेंस 20% में सब कुछ इंक्लूड होता है, जिसमें एच वैक हो गया, ट्रांसफार्मर हो गए, नेटवर्किंग हो गई, आपकी वायर्स एंड केबल्स हो गई, आपकी पावर एनर्जी, ये सब सब क्रिटिकल मिनरल्स, ये सब सब प्ले बैलेंस 20% में हो जाएंगे।
तो ये प्लेज मेरे हिसाब से थोड़े आउट परफॉर्म करेंगे मीडियम टू लॉन्ग टर्म पॉइंट ऑफ व्यू से। तो क्रिटिकल मिनरल्स, आपके पावर, एनर्जी, ये सब स्पेसेस में तेजी है। पब्लिक सेक्टर बैंक्स में मोटा मोटी मेरे हिसाब से प्राइवेट सेक्टर बैंक से ज्यादा बढ़ोतरी मिलनी चाहिए, क्योंकि वहां पर ग्रोथ भी ठीक है और वैल्यूएशन भी ठीक है। इंश्योरेंस एक दूसरा प्ले होगा जो रिलेटिवली थोड़ा सेफ रहेगा गिरते हुए बाजार में। हेल्थ केयर, ये तो बिल्कुल ही रिसेशन प्रूफ है, इसमें बहुत ज्यादा कोई वो है नहीं, तो गिरे हुए भाव में लेने से मीडियम टर्म पॉइंट ऑफ व्यू से अच्छी है। तो मेरे हिसाब से ये सब सेक्टर्स थोड़े से बेनिफिशियल रहेंगे। और दूसरा एक है आपका डिस्क्रेशनरी, जो आपकी सपोज कर ले एयर कंडीशनिंग, अभी गर्मियों में काफी डिमांड है, गर्मी बहुत जल्दी आ चुकी है, तो ये सब कंज्यूमर ड्यूरेबल स्पेस भी अच्छे लगते हैं। सेक्टर्स हमने समझे जहां पर आप थोड़ा एलोकेशन अपना बढ़ा सकते हैं, पर मनीष साहब एक बार एविएशन स्पेस पर भी अपना टेक दीजिए, क्योंकि देखिए फ़िलहाल ऐसी कंडीशन में सबसे ज़्यादा इम्पैक्ट कहीं ना कहीं एविएशन कंपनी सेक्टर को हो रहा है। ना ही सिर्फ आप देखिए एयर स्पेसेस बंद हो रही हैं, बल्कि क्रूड में जिस तरीके का उछाल एक बड़ा कंसर्निंग फैक्टर उनके लिए सामने आ रहा है। बट क्या यहाँ पर अभी मौके तलाशने चाहिए इस स्पेस में अपना एक्सपोजर बढ़ाने के लिए, या फिर अभी ये जो चिंताएं हैं कहीं ना कहीं नियर टर्म अर्निंग्स पे रिफ्लेक्ट करेंगी और उसके बाद कहीं ना कहीं स्ट्रैटेजी अपनाएं? क्लियर अवॉइड है, क्योंकि अगर ये तेल के दाम रहते हैं, जो कि आशा नहीं है कि रहेंगे बहुत दिन तक, तो एक तो आपकी इकोनॉमी में एक स्लो डाउन इम्पैक्ट रहेगी, दूसरे आपके सरकार आ सकती है और टिकट के प्राइसेस को कंट्रोल करने की कोशिश कर सकती है, और तीसरा है आपका रॉ मटेरियल कॉस्ट जो आसमान छू रहा है, बेसिकली कच्चे तेल। सो ऑल इन ऑल बहुत नेगेटिव है एविएशन स्पेस के। और मतलब यहाँ पर तो 2 या 3 प्लेयर्स हैं अपने मार्केट में। एक प्लेयर है जो 60% से ज्यादा मार्केट शेयर है। तो जितना ऑपरेटिंग लेवरेज पॉजिटिव साइड में मिलता है, उतना ही नेगेटिव ऑपरेटिंग लेवरेज प्ले आउट होता है। तो डिसप्रोपोर्शनेट नेगेटिव इम्पैक्ट है आज के एनवायरनमेंट में। बहुत ज्यादा कोई सस्ता नहीं है स्टॉक, तो और करेक्ट हो सकता है। एक मेरे हिसाब से अभी फॉर द टाइमिंग स्पेस को थोड़ा बिल्कुल ही अवॉइड करना चाहिए। ठीक है मनीष जी, एक और स्पेस पर मैं आपसे व्यू लेना चाहूँगा, वो है एएमसी का, एसेट मैनेजमेंट कंपनीज का, जो म्यूचुअल फंड का कारोबार करती हैं। क्योंकि ऐसी जब अनिश्चितता का माहौल होता है, जब अस्थिरता का माहौल होता है, तो कहीं ना कहीं ये माहौल जो होता है ना, कुछ कुछ मैच्योर इन्वेस्टर भी तैयार करता है। आपको क्या लगता है कि ये एक सेफ एरिया है इन्वेस्टमेंट के लिए? क्योंकि इस सब में फिक्स्ड कॉस्ट बहुत ज्यादा कुछ होते नहीं है। 30% टॉप लाइन की फिक्स्ड कॉस्ट होती है मोटा मोटा, एंड बाकी जो जितने भी टॉप लाइन ग्रोथ होती है वो आपकी बॉटम लाइन में आ जाती है। तो अगर सपोज कर लीजिए पूरी एएमसी इंडस्ट्री अभी तक 40 के पी में मिल रही थी, और अब बिकॉज बाजार में मंदी है, थोड़े से एसआईपी फ्लोज वगैरह स्लो डाउन हो सकते हैं, तो ये आपको अगर 30 के पी में मिले या 35 के पी मिले तो सोने पर सुहागा, बेसिकली लेने का ही भाव है। क्योंकि अभी तो इंडिया की पेनिट्रेशन, इक्विटीज, फाइनेंशियलाइजेशन और सेविंग जो है, अभी हम तो वी हैव नॉट इवन स्क्रैच द सरफेस। तो ये बहुत लंबा जाएगा, बेसिकली 5, 10, 15 साल में अपनी इंडस्ट्री काफी बड़ी हो जाएगी। मतलब 80 लाख करोड़ की इंडस्ट्री है, तो यहाँ से बहुत ज्यादा गुंजाइश है। और एक चीज समझिए कि टॉप 10 जो म्यूचुअल फंड्स हैं, उनमें ही सबसे ज्यादा कॉर्पस, एसआईपी फ्लोज या लमसम इन्वेस्टमेंट जो भी आते हैं, सब टॉप 10 में ही आते हैं। बैलेंस एएमसी से उनको जो बची कुची मिल जाती है, 80% से छोड़कर 20% जो है बैलेंस 42-43 म्यूचुअल फंड्स में आती है। तो टॉप 10 म्यूचुअल फंड में कॉन्सेंट्रेट करते हुए मेरे हिसाब से गिरे हुए भाव में, अच्छे भाव में मिले तो अच्छा इन्वेस्टमेंट रहेगा।